गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न उत्तर। पहला सवाल, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, बाल दीपक भाग 4 और विक्टोरिया चरित्र किसकी रचना मानी जाती है। तो बाल दीपक भाग 4 और विक्टोरिया चरित्र किसकी रचना मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका फ्रेडरिक पिनकार्ट। तो फ्रेडरिक पिनकार्ट की ये रचना मानी जाती है, बाल दीपक भाग 4 और विक्टोरिया चरित्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1884 में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो 1884 में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रयाग में। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधा कृष्ण दास। तो राधा कृष्ण दास जो हैं ये नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवाक्षर चरित्र नामक प्रहसन के रचयिता कौन है जिनमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। तो देवाक्षर चरित्र नामक प्रहसन के रचयिता कौन है जिनमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित रविदत्त शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देवाक्षर चरित्र नामक प्रहसन के रचयिता कौन हैं जिनमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। तो वो हैं पंडित रविदत्त शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ के किस हिंदी सेवी ने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए समर्पित कर दी तथा जिसने प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश की रचना की। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मेरठ के किस हिंदी सेवी ने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए समर्पित कर दी तथा जिसने प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश की रचना की। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित गौरी दत्त। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन के नायक कौन थे। तो कचहरियों में नागरी लिपि के प्रवेश तथा प्रयोग करने के लिए हुए आंदोलन के नायक कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित मदन मोहन मालवीय। अंग्रेजी में अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा जिसमें नागरी को दूर रखने के दुष्परिणामों की विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा की गई थी। तो फिर से पढ़ते हैं। अंग्रेजी में अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा जिसमें नागरी को दूर रखने के लिए दुष्परिणामों की विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा की गई थी। उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय इसका सही उत्तर होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने विभक्ति विचार नामक ग्रंथ लिखकर विभक्तियों को शब्दों के साथ मिलाकर लिखने की सलाह दी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित गोविंद नारायण मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र
और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के लेखक का नाम क्या है? तो हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बाबू शिवनंदन सहाय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। चौपट चपेट नाटक किसका है? तो चौपट चपेट नाटक किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पंडित किशोरीलाल गोस्वामी। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी जो हैं ये चौपट चपेट नाटक के लेखक माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक उपन्यासों को घटना प्रधान कथानक या किस्सा माना है तथा इन्हें साहित्य कोटि में नहीं माना है? तो किस आलोचक ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को जैसे उपन्यासों को घटना प्रधान कथानक या किस्सा माना है तथा इन्हें साहित्य कोटि में नहीं माना है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तिलिस्मी शीश महल उपन्यास किसका माना जाता है? तो तिलिस्मी शीश महल उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका किशोरीलाल गोस्वामी। तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकी नंदन खत्री के बाद सर्वाधिक उल्लेख उपन्यासकार का नाम क्या है? तो तिलिस्मी उपन्यासों की परंपरा में देवकी नंदन खत्री के बाद सर्वाधिक उल्लेख उपन्यासकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिकृष्ण जौहर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को किसने संपूर्ण किया और रोहता समठ नामक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास लिखा था? तो देवकी नंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया और रोहता समठ नामक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री के पुत्र। तो दुर्गा प्रसाद खत्री देवकी नंदन खत्री के पुत्र माने जाते हैं जिन्होंने भूतनाथ को पूरा किया था और रोहता समठ नामक मौलिक तिलिस्मी उपन्यास लिखा था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आम फहम भाषा के पक्षधर कौन थे? तो आम फहम भाषा के पक्षधर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसने माना है? तो आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका किशोरीलाल गोस्वामी। तो आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार माना है किशोरीलाल गोस्वामी को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्यों को लेकर किशोरीलाल
गोस्वामी के किस उपन्यास का विरोध और शिकायत हुआ था? तो निम्न कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्यों को लेकर किशोरीलाल गोस्वामी के किस उपन्यास का विरोध और शिकायत हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चपला। अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे पहली लिखी गई गद्य पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे पहले लिखी गई गद्य पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेनिस का बांका। ये जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई वाली का नंबर आता है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय फिर दुलाई बाली का नंबर आता है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। कुसुम लता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, मयंक मोहिनी या मायाजाल, जादूगर, कमल कुमारी, निराला नकाबपोश तथा भयानक खून आदि तिलिस्मी उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो कुसुम लता, भयानक भ्रम, नारी पिशाच, मयंक मोहिनी या मायाजाल, माया महल, जादूगर, कमल कुमारी, निराला नकाबपोश तथा भयानक खून आदि तिलिस्मी उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवकी नंदन खत्री। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ये कथन है, कई बार पूछा गया है। इसके पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करहा नहीं रहा है। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा की संपूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। यह कथन किसका माना जाता है? तो भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। तो इस प्रसिद्ध कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। आत्मकथात्मक उपन्यास दिल की आग के लेखक का नाम क्या है? तो आत्मकथात्मक उपन्यास दिल की आग के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं G.P. श्रीवास्तव। निंदिया लागी और पेंसिल स्केच कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो निंदिया लागी और पेंसिल स्केच कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवती प्रसाद वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश किस साहित्यकार की जन्मभूमि मानी जाती है?
तो दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश किस साहित्यकार की जन्मभूमि मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक मानी जाती है? तो स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचरित्र या मानचित्र किसकी पुस्तक मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनामिका। तो स्त्रीत्व का मानचित्र पुस्तक के लेखक का नाम है अनामिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूत्रधार उपन्यास किसका माना जाता है? तो सूत्रधार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं संजीव। काव्य संग्रह दक्षिण टोला किसका माना जाता है? तो काव्य संग्रह दक्षिण टोला किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अंशु मालवीय। कहती है औरतें काव्य संग्रह किसका माना जाता है? तो कहती हैं औरतें काव्य संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनामिका। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलित विमर्श की भूमिका किसकी कृति मानी जाती है? तो दलित विमर्श की भूमिका किसकी कृति मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कमल भारती। चर्चित उपन्यास पायदान किसका माना जाता है? तो चर्चित उपन्यास या प्रसिद्ध उपन्यास पायदान किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सोना चौधरी। तो सोना चौधरी जो है ये चर्चित उपन्यास पायदान के लेखक माने जाते हैं। ये जो है सोना चौधरी ये राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं। तो यहाँ से भी ये प्रश्न आ सकता है कि वो कौन से लेखिका हैं जो कि राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं और एक उपन्यासकार भी। तो वो हैं सोना चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा राम के गुढ़ किसकी कृति मानी जाती है? तो कथा राम के गुढ़ किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। कविता संग्रह कथा मणि किसका माना जाता है? तो कविता संग्रह कथामणि के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुबेरनाथ राय। तो कथामणि के लेखक माने जाते हैं कुबेरनाथ राय। उपन्यास पांचाली किसका माना जाता है? तो उपन्यास पांचाली के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। बनगंगी मुक्त है उपन्यास किसका है? तो बनगंगी मुक्त है उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विवेकी राय। हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य किसका माना जाता है? तो हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शरद जोशी। वाणी का क्षीर सागर और किरात नदी में चंद्रमधु लिखित निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो वाणी का क्षीर सागर और किरात नदी में चंद्रमधु लिखित निबंध संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुबेरनाथ राय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर प्रसिद्ध पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? कई बार ये पंक्ति परीक्षा में पूछा गया है, नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर पंक्ति के लेखक का नाम है दादू। हिंदी का पहला गद्य काव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला गद्य काव्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका साधना, जो प्रकाशित हुई थी 1916 में और इसके लेखक का नाम है राय कृष्ण दास। तो राय कृष्ण दास के द्वारा रचित साधना जिसका समय माना जाता है 1916। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पृथ्वीराज रासो। एमए हिंदी का शिक्षण सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? तो एमए हिंदी का शिक्षण सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञे के द्वारा संपादित सप्तक काव्य संकलनों की एकमात्र महिला कवयित्री का नाम क्या है? तो अज्ञे द्वारा संपादित सप्तक काव्य संकलनों की एकमात्र महिला कवयित्री का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शकुंतला माथुर। ये जो है दूसरा सप्तक के अंतर्गत आते हैं, शकुंतला माथुर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किस आलोचक ने दिया? तो रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किस आलोचक ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। साधारणीकरण के संबंध में हिंदी में सबसे पहले किसने विचार किया था? तो साधारणीकरण के संबंध में हिंदी में सबसे पहले किसने विचार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा रचित दयानंद दिग्विजय। तो गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा रचित दयानंद दिग्विजय जो है ये हिंदी की पहली जीवनी मानी जाती है और इसका समय माना जाता है 1881। एकालाप में एक बेरोजगार आदमी के लेखक का नाम क्या है? तो एकालाप में एक बेरोजगार आदमी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ये एकालाप में एक बेरोजगार आदमी के लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान किसे दिया जाता है? तो कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो कबीर सम्मान और मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा साहित्यकारों को दिया जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? तो उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया हिंदी का पहला ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सौंदर्य पाशक, जिसके लेखक माने जाते हैं ब्रजनंदन सहाय। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में, तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में, पंचम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ट्रिनिडाड में, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था लंदन में, सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था सूरीनाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो मॉरिशस के प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अभिमन्यु अनंत। मॉरिशस एक देश है, तो वहाँ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो वो है अभिमन्यु अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में पंजाबी भाषी प्रमुख हिंदी लेखक कौन हैं? तो आधुनिक काल में पंजाबी भाषी प्रमुख
हिंदी लेखक कौन हैं? तो सबसे पहले आते हैं श्रद्धा राम फिल्लौरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती और मोहन राकेश। तो ये सभी जो हैं ये आधुनिक काल में पंजाबी भाषी प्रमुख हिंदी लेखक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मराठी भाषी हिंदी लेखक कौन माने जाते हैं? तो प्रमुख मराठी हिंदी लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध। तो प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध जो हैं ये प्रमुख मराठी भाषी हिंदी लेखक माने जाते हैं। छिताई वार्ता के लेखक का नाम क्या है? तो छिताई वार्ता के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नारायण दास। कहानी कहावत हास्य प्रधान कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो कहानी कहावत हास्य प्रधान कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अष्टछाप के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुंभन दास। प्रसाद के द्वारा रचित चंपू काव्य कौन सा माना जाता है? तो प्रसाद के द्वारा रचित चंपू काव्य का नाम क्या है? तो वह है उर्वशी और बब्रू वाहन। तो उर्वशी और बब्रू वाहन जो है ये प्रसाद के द्वारा रचित चंपू काव्य माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1875। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1828 1928। विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1893। तो 1893 को ये प्रसिद्ध व्याख्यान हुआ था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1917। महाराष्ट्र में रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया था? तो महाराष्ट्र में रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1867। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती का हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? तो दयानंद सरस्वती का हिंदी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1875। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। और ये पंक्ति जो है प्रेमचंद के द्वारा संपादित हंस के आत्मकथांक में प्रकाशित है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब किया? तो भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1873 में। कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
बनारसी दास चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यदश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो हिय खोल। इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो मध्यदश की बोली बोल, गर्भित कथा कहो हिय खोल, पंक्ति के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बनारसी दास जैन, और ये जो है अर्ध कथा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका का नाम क्या है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुधा चौहान। ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री मानी जाती हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराड़कर जी और पत्रकारिता किसकी कृति मानी जाती है? तो पराड़कर जी और पत्रकारिता किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लक्ष्मी शंकर व्यास। 1950 में भारतेंदु शती पर सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया था? तो 1950 में भारतेंदु शती पर सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद चटर्जी। जनरल भवंती किसकी रचना मानी जाती है? तो जनरल भवंती किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वो दृष्टा हो सकता है। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा से हो सकता है। पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अज्ञेय। और ये जो है शेखर एक जीवनी के अंतर्गत आती है। गीत फरोश कविता किसकी मानी जाती है? तो गीत फरोश कविता किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भवानी प्रसाद मिश्र। किस रचनाकार ने दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखा? तो किस रचनाकार ने दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। वर्तमान सुख दुख में पढ़कर हर्ष विषाद मानता जो उपन्यास लेखक है वह परिणाम स्थिति ही सच्ची। तो ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कोश हिंदी शब्द सागर इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास और व्याकरण हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ क्रमशः कोशकार इतिहासकार और व्याकरण कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्रमशः कोशकार थे रामचंद्र वर्मा, इतिहासकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और व्याकरण करते थे कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी शब्द सागर कोश के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा, इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य शुक्ल और व्याकरणकार माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु। तो
तो यहाँ से जो है 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा कोश, इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ। इस बृहद आयोजन के सूत्रधार कौन थे? तो नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा कोश, इतिहास और व्याकरण का प्रकाशन हुआ। इस बृहद आयोजन के सूत्रधार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्याम सुंदर दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो ओ ली बेगार रिश्वत कचहरी में शालिग्राम जी कान्य कुब्जों ही की सबसे हीन दशा क्यों है? वर्षारंभ घूरे के लता बिने कनातन का डौल बांधे, कानपुर और नाटक, पंच परमेश्वर, कन्नौज में 3 दिन। इन सभी निबंधों के लेखक का नाम क्या है? तो ओ ली, ओ हो ली बेगार रिश्वत, कचहरियों में शालिग्राम जी, कान्य कुब्जों की ही की सबसे हीन दशा क्यों है? वर्षारंभ घूरे के लता बिने कनातन का डौल बांधे, कानपुर और नाटक, पंच परमेश्वर, कन्नौज में 3 दिन। निबंधों के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। खास करके हो ओ ली ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हिंदी की पहली शोध कृति कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली शोध कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा रचित हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल के द्वारा रचित हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय जो है ये हिंदी की पहली शोध कृति मानी जाती है। हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50 नाम उनका ही है, श्याम सुंदर दास। ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो हिंदी के हुए जो विगत वर्ष 50 नाम उनका ही है, श्याम सुंदर दास। पंक्ति किसकी मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुप्त जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य केशव दास के संबंध में ये कथन किसका माना जाता है? तो केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तो आचार्य केशव दास के संबंध में ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों की ग्रहण करते चलने की शक्ति। तो गुप्त जी के संबंध में ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। तो गुप्त जी के संबंध में ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वे यानी कि भारतेंदु सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है।
ये कथन किसका माना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो फिर से पढ़ते हैं। वे यानी कि भारतेंदु सिद्धवाणी के अत्यंत सरस हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो इस कथन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। निराला के लिए बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा शब्द का प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल। प्रेमचंद के निबंधों का संग्रह कौन सा माना जाता है? तो प्रेमचंद के निबंधों का संग्रह कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुछ विचार। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद विविध प्रसंग, जिसका दूसरा और तीसरा खंड है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाकार का दंड, तोशी, शरणागत, अंगूठी का दाम, दबे पांव, रश्मि, सलील कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंदावन लाल वर्मा। कश्मीर का कांटा, लो भाई पंचो लो, कनेर एकांकी किसका माना जाता है? तो कश्मीर का कांटा, लो भाई पंचो लो, कनेर एकांकी किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, खास करके कश्मीर का कांटा, ये कई बार पूछा गया है कि इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतक की लाचारी किस साहित्यकार के भाषणों का संग्रह माना जाता है? तो चिंतक की लाचारी किस साहित्यकार के भाषणों का संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका माखन लाल चतुर्वेदी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वैज्ञानिक कथा साहित्य पृथ्वी से सप्तर्षिमंडल और अंतरिक्ष यात्रा किसकी रचना मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। वैज्ञानिक कथा साहित्य पृथ्वी से सप्तर्षिमंडल और अंतरिक्ष यात्रा किसकी रचना मानी जाती है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। सिंह सेनापति, जय योधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास ऐतिहासिक उपन्यास किसका माना जाता है? तो सिंह सेनापति, जय योधेय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास ऐतिहासिक उपन्यास किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो वोल्गा से गंगा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, कनेला की कथा कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राहुल सांस्कृतायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 कहानियाँ कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो 5 कहानियाँ कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इंस्टॉलमेंट 2 बांके, मोर्चाबंदी कहानी संग्रह किसका माना जाता है? तो इंस्टॉलमेंट 2 बांके, मोर्चाबंदी कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये 7 और हम अतीत के गर्त में संस्मरण संग्रह किसका है? तो ये 7 और हम अतीत के गर्त से संस्मरण संग्रह किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भगवती चरण वर्मा। ये और वे और मेरे भटकाव संस्मरण ग्रंथ किसका है? तो ये और वे और मेरे भटकाव संस्मरण ग्रंथ किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जनेंद्र कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी के सभी ग्रंथों पर
आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह तुलसी मंजरी किसकी कृति मानी जाती है? तो तुलसी के सभी ग्रंथों पर आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह तुलसी मंजरी किसकी कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संभाषण किसके वक्तव्यों का संग्रह माना जाता है? तो संभाषण किसके वक्तव्यों का संग्रह माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विदेश और मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृतांत माना जाता है? तो देश विदेश और मेरी यात्राएं किसका यात्रा वृतांत माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दिनकर। खास करके ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि देश विदेश इस यात्रा वृतांत के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं दिनकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरणों, भूमिकाओं, भाषणों और वार्ताओं का संग्रह शेष निशेष किसका माना जाता है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो संस्मरणों, भूमिकाओं, भाषणों और वार्ताओं का संग्रह शेष निशेष किसका माना जाता है? तो इसके लेखक हैं दिनकर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने जो है और जो हिंदी साहित्य के प्रमुख और प्रसिद्ध विधाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी इसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम हिंदी ग्रामर के भी जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी हम करेंगे। इससे पहले हमने किया था पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तत्सम, तद्भव शब्दों की चर्चा हमने की है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी साहित्य के कई सारे मैराथन क्लासेस किए हैं जिसमें 1000, 1100, 2000 प्रश्न उत्तर की चर्चा हमने की है। तो आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।